नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। दोस्तों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 8 की बुक सामाजिक अध्ययन, जिसमें इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 से आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। इस लेसन के अंतर्गत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि 1895 में बिरसा नाम का एक व्यक्ति है जिसको झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया था। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा नाम के एक आदमी को कहां पर घूमते हुए देखा गया था, तो झारखंड में जो छोटा नागपुर है वहां पर इनको उसके जंगलों और गांवों में घूमते हुए देखा गया था और सन था 1895। ये वही बिरसा हैं जिनको बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, इनके जन्म की यदि हम बात करें तो बिरसा का जन्म हुआ था 1875 में और एक मुंडा परिवार में होने की वजह से इनका नाम पड़ गया बिरसा मुंडा। और इनकी परवरिश हुई थी बोहोंडा के आसपास के जंगलों में। इनका जन्म 1875 में तो हुआ था, लेकिन मृत्यु ही जल्दी ही हो गई थी। मृत्यु भी जो कि 1900 में हुआ, वो भी हैजे की वजह से। हैजे की वजह से सन 1900 में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा ने खुद को यह ऐलान कर दिया था कि उन्हें अर्थात बिरसा मुंडा को भगवान ने लोगों की रक्षा करने और दीकुओं की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है। अब दीकुओं की गुलामी से आज़ाद करने अर्थात यहाँ पे जो दीकुओ वर्ड है उसका अर्थ है बाहरी लोग, अर्थात बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए बिरसा मुंडा को भेजा गया था। अब जैसे कि बाहरी लोग को समझने के लिए ये हम समझते हैं कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, अंग्रेज़ लोग यहाँ पे आए थे, तो इंडिया के लोगों के लिए अंग्रेज़ क्या हो गए? ये बाहरी लोग हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे समझना बिल्कुल आसान हो जाता है कि उन्हीं लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए बिरसा मुंडा को भेजा गया था। ऐसा बिरसा मुंडा ने ऐलान कर दिया। अच्छा, तब क्या लोग मानने लगे कि बिरसा को भगवान के रूप में मानने लगे थे। और यदि हम इसके अलावा एक पॉइंट की बात करें तो ये जो मुंडा जनजाति है वह छोटा नागपुर में रहता है। मुंडा जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर कहाँ पे है? तो झारखंड में है। बिरसा के जो दूसरे आदिवासी समर्थक थे वे हैं संथाल और उरांव। यदि आपसे पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा के जो दूसरे आदिवासी समर्थक थे वो कौन थे, तो वे थे संथाल और उरांव आदिवासी। जनजाति समूह का जीवन यापन था। अब ये जो जनजातियाँ थीं वो अपना जीवन यापन करने के लिए किन किन चीज़ों पर निर्भर करती थी, तो कुछ ऐसे थे जो कि झूम खेती पर निर्भर करते थे, वो लोग झूम खेती किया करते थे। और कुछ ऐसे थे जो कि शिकारी और संग्राहक थे, यानी उनका शिकार करते थे और वो चीज़ों का संग्रह करते थे। ये इस टाइप के लोग हो जाते थे। और कुछ ऐसे भी थे जो कि जानवरों का पालन करते थे, पशुओं का पालन करते थे। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि एक ही जगह पर खेती टिक कर किया करते थे, यानी एक ही जगह पर टिक कर वो खेती करते थे। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो जनजाति समूह है उनके जीवन यापन करने का क्या क्या तरीका है। कुछ झूम खेती करते थे, कुछ शिकारी व संग्राहक थे, कुछ एक ही जगह पर टिक कर खेती करते थे और कुछ ऐसे थे जो कि पशुओं को पालते थे। जनजाति का वह समूह जो कि झूम खेती पर निर्भर करता था। झूम खेती वह खेती जो कि एक जगह टिक कर खेती नहीं की जाती थी, तो इस टाइप के खेती को घुमंतू खेती के भी नाम से जाना जाता है। अब ये जो घुमंतू किसान होते थे वे भारत के पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली इलाकों में पाए जाते थे। यानी ये जो इलाका होता था पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली, यहाँ पर ये लोग रहते थे, घुमंतू किसान। और वहीं यदि हम बात करें शिकारी व संग्राहक की, यानी कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि शिकार करते थे और चीज़ों का संग्रह करते थे, तो उसमें कौन आते थे? तो जैसे हमें देखने को मिलता है कि उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय, यानी खोड़ समुदाय के जो लोग थे वे लोग शिकारी थे और चीज़ों को संग्रह करते थे, यानी वे लोग शिकारी और संग्राहक थे। और खोड़ समुदाय के लोग जब भी शिकार पे निकलते थे तो वे लोग एक टोलियां बनाकर निकलते थे, यानी एक टोली में
वे लोग चलते थे शिकार करने के लिए। और जब इनको खाना पकाने की आवश्यकता होती थी तो खाना बनाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि साल और महुआ के जो बीज के तेल होते हैं, इससे ये लोग खाना बनाने में इसका उपयोग करते थे। ध्यान रखिए, जब इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खाना पकाने के लिए किसका प्रयोग करते थे ये खोड़ समुदाय के लोग, तो साल और महुआ के बीजों का तेल का प्रयोग करते थे खाना पकाने में। जो स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगर थे और उनको यदि कपड़े व चमड़े की रंगाई करनी होती थी और रंगाई करने के लिए जब उन्हें कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे लोग खोड़ समुदाय से कहते थे या फिर उनसे संपर्क करते थे। यानी जो भी बुनकर होते थे या फिर चमड़ा कारीगर होते थे, उन्हें जब चमड़े की या कपड़े की रंगाई करनी होती थी तो रंगाई करने के लिए उन्हें कुसुम के फूल या फिर पलाश के फूलों की आवश्यकता पड़ती थी। और जब इस टाइप के फूलों की आवश्यकता पड़ती थी तो उन्हें कहाँ से मिलेगा, तो ये उस फूलों को लेने के लिए वे लोग खोड़ समुदाय के पास जाते थे और जो खोड़ समुदाय होता था इन्हें वे आसानी से उपलब्ध करा देते थे इन फूलों को। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक बैगा समुदाय हुआ करता था जो कि मध्य भारत में ये रहते थे। मध्य भारत में रहने वाले जो बैगा समुदाय थे वे दूसरों का काम करने से ये कतराते थे, यानी दूसरों का काम करना इनके लिए अपमान की बात होती थी। जनजाति का जीवन यापन करने का एक तरीका था कि कुछ लोग जानवर पालते थे। पीछे आपने क्या देखा कि कुछ लोग झूम खेती करते थे, कुछ लोग शिकारी व संग्राहक थे और कुछ लोग यहाँ पे हैं कि जो जानवरों को पालते थे और इस प्रकार से पाल कर वो जानवरों को अपना जीवन यापन करते थे। तो जैसे हमें देखने को मिलता है कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर समुदाय, जो गुज्जर समुदाय थे वो गाय भैंस को पालते थे और वहीं आंध्र प्रदेश के जो लबाड़िया समुदाय है वो भी गाय भैंस का पालन करते थे। पंजाब में गुज्जर समुदाय और आंध्र प्रदेश में लबाड़िया समुदाय। उसके अलावा यदि कुल्लू के गद्दी समुदाय को देखें तो वो जो कुल्लू में गद्दी समुदाय है वो गडेरिया थे, वो लोग भेड़ चराते थे। और वहीं कश्मीर के बकरवाल समुदाय की बात करें तो बकरवाल समुदाय जो था वो बकरियां पालते थे। ध्यान रखिए, कुल्लू में गद्दी समुदाय जो कि गडेरिया थे और कश्मीर में बकरवाल समुदाय था जो कि बकरियां पालते थे। इसके अलावा एक और हमें देखने को मिलता है जो कि जीवन यापन करते थे कुछ लोग एक जगह रहकर खेती करते थे, यानी ये खेती करते थे न तो घूमकर बल्कि एक जगह स्थायी रहकर। और जैसे इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो गोंड और संथाल समुदाय है वो एक जगह ठहर कर खेती करती थी। गोंड और संथाल समुदाय। झारखंड के हजारीबाग में रहने वाले संथाल समुदाय रेशम के कीड़े पालते थे। ये एक अगला पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है कि झारखंड के हजारीबाग में रहने वाले जो संथाल समुदाय है वो किसका पालन करते थे, तो रेशम के कीड़े का पालन करते थे। दोस्तों, आदिवासियों के अस्तित्व के ऊपर जब जब खतरा मंडराया उन्होंने समय समय पर इसका विद्रोह किया। तो ये विद्रोह कब हुआ और किसके द्वारा किया गया था, कहाँ पे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेट मेंशन किए गए हैं, आइए उसको देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे 1800 वाला जो डेट है वो हमने बीच में रख लिया है, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम 1900 वाले में चलेंगे। तो देखिएगा 1855 में एक विद्रोह हुआ था जो कि संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और वहीं 1895 में भी एक विद्रोह हुआ जो कि बिरसा मुंडा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1855 में संथाल विद्रोह हुआ और 1895 में बिरसा मुंडा आंदोलन हुआ था। ये बात हुई 1800 वाली। अब बात करते हैं 1900। तो 1906 में एक विद्रोह हुआ जो कि असम में हुआ था, वो किया गया सोंग्रम संगमा के द्वारा। सोंग्रम संगमा के द्वारा ये विद्रोह असम में होता है सन 1906 में। और 1930 में मध्य प्रांत में एक विद्रोह होता है जो कि वन सत्याग्रह विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1930 में। वहीं 1931-32 की बात करें तो 31-32 में कोल विद्रोह होता है। और 1910 में एक विद्रोह हुआ जो कि मध्य भारत में हुआ था जिसे बस्तर विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
और एक लास्ट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं जो कि विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में सन 1940 में, और ये जो विद्रोह हुआ था उसको जानते हैं हम वर्ली विद्रोह के नाम से। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स थे जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस लेसन में अर्थात आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे उन सारे पॉइंट्स को हमने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।